हेलो एवरीवन। एलएससी जी फोर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड को जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ इस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसे आप गो थ्रू लीजिएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये एलएससी जो जी फोर है उसके आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसमें क्रोमोसोम जो होता है मोस्टली इजली आपको स्टडी कर सकते हैं उसकी मेटाफेज स्टेज में, ये इसका आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस आ सकते हैं क्वेश्चन, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए, और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो कैरियोटाइप होता है उसमें कितने हाउ मैनी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर है कि हाउ मैनी पेयर क्रोमोसोम, कितने सॉरी हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑटोसोम, यानी जो ऑटोसोम में क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो कितने होते हैं। तो 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम का, मतलब ऑटोसोम का जो पेयर होगा 22 होता है, तो आप इसे नंबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये होता है ऑटोसोम का पेयर। ठीक हो गया। सेक्स क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट द पेयर, इसमें कितने होते हैं 23 पेयर्स होते हैं। 20 जो आपका 23rd पेयर हैव बीन चेंज इनटू 7th ग्रुप, वो आपका 7th ग्रुप में मतलब अरेंज होता है, सॉरी चेंज अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज। ये पूछ सकता है किसके अकॉर्डिंग, तो साइज या लोकेशन जो होती है सेंटोमियर के उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 23rd जो पेयर होते हैं वो अरेंज होते हैं। ये पूछ सकता है कि उसका अरेंजमेंट किस पर बेस होता है, तो वो साइज और लोकेशन जो होती है सेंटोमियर की उस पर बेस होता है। हाउ मेनी ऑटोसोमल क्रोमोसोम, तो ऑटोसोमल 22 होते हैं इसमें और क्रोमोसोम ऑफ द फर्स्ट 22 जो पेयर होते हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। जो सिमिलर होते हैं उनके जो ऑल ह्यूमन कैरियो जितने भी ह्यूमन का कैरियो टाइप होता है उसमें 22 पेयर जो होते हैं वो सिमिलर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि हम बात कर ले सेक्स क्रोमोसोम की, तो जो हमारा 23rd पेयर होता है, 22 हमारे पेयर होगी लेकिन 23 पेयर्स होते हैं जो 46 नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम आपका जो 23rd पेयर्स होता है 23rd, ठीक है 23rd अलग से नहीं है जो 22 के, बट जो 23rd पेयर्स आएगा जो वन जो 23rd पेयर होगा उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा जो उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा वो डिसिमिलर होता है, मेल्स में डिसिमिलर होता है, वो XY होता है। ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम इन मेल। तो मेल्स में जो होता है वो आपका 23rd पेयर जो होता है वो डिसिमिलर होता है, ये हो गया XY। ये क्या है आपका यहाँ पे डिसिमिलर है X और Y। तो ये आपका X हो गया और ये Y हो गया, तो ये आपका डिसिमिलर है। और 23rd पेयर्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम एक फीमेल की यदि हम बात कर लें तो उसमें XX होता है, तो फीमेल्स में क्या होता है सिमिलर होता है, लेकिन मेल्स में आपका जो होता है X लार्ज होता है और इसमें डिसिमिलर होता है इसलिए। फिर है कि 3 एबनॉर्मल कैरियोटाइप, एबनॉर्मल कैरियोटाइप जो आपके ये पूछ सकता है डाउन, ये नहीं पूछेगा 3 एबनॉर्मल कैरियोटाइप का मतलब ये आपको नहीं देगा, ऑप्शन में देगा कि 3 एबनॉर्मल कैरियोटाइप में ये बुक में दिए हुए हैं आपके 3, लेकिन आपसे पूछेगा कि जो डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो होता है 21, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है जो एसोसिएटेड होता है विद द डिसऑर्डर, मतलब ये जो डिसऑर्डर है इसमें एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम होता है।
जो 21 जो पेयर होता है वो एक्स्ट्रा होता है इसमें। और फिर होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, क्योंकि ये फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में आप जानते हैं एक्स एक्स होता है, यहाँ पे एक्स 0 होता है, यानी फीमेल्स में आपका एक क्रोमोसोम नहीं होगा। फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब आपका जो मेल्स में क्या होता है एक्स वाई होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी ये हमारा 3 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। ये याद कर लीजिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपका मेल्स में होता है। तो मेल्स में आपका क्रोमोसोम जो होता है, जो 23rd, ये होता है आपका एक्स वाई होता है, और इसमें एक्स और ऐड हो जाएगा, तो आपका ये आपका एक्स्ट्रा होगा, एक्स एक्स वाई। फिर फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है। तो फीमेल्स की एक बात करें तो उनमें एक्स एक्स दो होते हैं, तो एक वहाँ पे नहीं होता है, तो इसीलिए ये 0 लगाया गया है कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। फिर हम बात कर सकते हैं कि सॉरी फिर है कि एक्स स्क्वायर जो एनालिसिस है, तो उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ, ये एक्स स्क्वायर समेशन और 0 माइनस ई स्क्वायर अपान ई, और या इसको हम कह सकते हैं ई डी स्क्वायर अपान ई। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है आपका काई स्क्वायर है, और ये आपका सम होता है, ये जो डी है डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व जो रिजल्ट है, इसको बोलते हैं ऑफन, इसको क्या डेविएशन है आपका 0 माइनस ई आपका एक्सपेक्टेड है, वो आपका ऑब्जर्वेशन है। फिर हम बात कर लें कि हु डिड डिस्कवर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, किसने ये आपका लैंड स्टीनर ने ब्लड जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, और ब्लड ग्रुप के टाइप क्या होते हैं, तो वो ए होता है, ए होता है, बी होता है, ये आपका बी दिया हुआ है, ए बी होता है, और वो ब्लड ग्रुप होता है। और ये आपका ब्लड ग्रुप है। इसमें इम्पॉर्टेंट, ये तो सबको ही पता होगा ब्लड ग्रुप, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है इट अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एक इसको हम ये कंट्रोल कौन करता है, ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले एलील होते हैं आपके हैं, जिसको हम बोलते हैं आई ए होता है, आई बी होता है, और आई ओ होता है। इसका मतलब ये है कि जो ए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेगा वो आई ए होगा, बी को आई बी होगा, और आपका वो ब्लड ग्रुप को आई होगा। तो ये 3 एलील जो होते हैं वो आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एलील आपके 3 होते हैं, वो आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। फिर है कि आपका आई ए आई बी जो होता है वो आपका आई ओ पे डोमिनेंट होता है। कैसे, जैसे मान लो आई ए होगा, मान लो दे सकता है आई ओ, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये आपका ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये आपका ए जो है वो ओ पे डोमिनेंट है। ये नहीं कि आपका आई ए आई हो तो आपका ओ नहीं बनेगा ब्लड ग्रुप, आपका ए ब्लड ग्रुप बनेगा। मान लो कि आपका आई बी आई ओ दिया है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी बनेगा। फिर दिया है कि ए और बी जो होते हैं ये आपस में को डोमिनेंट होते हैं, मतलब आपका मान लो ब्लड ग्रुप ए दिया हो और आपका ब्लड ग्रुप बी ए बी आई ए बी दिया हो, तो ये आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा, मतलब दोनों ही को डोमिनेंट है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं कि ये आई ए बी है तो ए डोमिनेंट करेगा बी होगा, दोनों ही डोमिनेंट करेंगे, इसीलिए इसको को डोमिनेंट बोला गया है। आई ए आई बी को कोडोमिनेंट बोला गया। ब्लड ग्रुप ए एंड बी जो होते हैं वो, इसमें हाँ एंटीबॉडी की बात कर लिया जाए तो ये याद कर लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप होगा उस एंटीबॉडी उसके अपोजिट बनती है। ये हमारे सब सारे ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। तो ये याद कर लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है, मान पूछ लिया ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, तो उसकी बी होगी। मतलब इतना बहुत ही सिंपल है, बस इतने याद कर लीजिए कि यदि ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी होगी, यदि ब्लड ग्रुप आपका बी है तो एंटीबॉडी आपकी ए होगी। बस उल्टा करना है जो दिया हो, लेकिन लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन आपका ए ही होगा, क्योंकि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप जो होगा वो अपोजिट बनती है और एंटीजन सेम है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी में आपका
यदि हम एंटीबॉडी की बात करें तो उसमें नहीं होती, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी ब्लड ग्रुप भी होता है। तो अब ए बी दोनों ही ब्लड ग्रुप है, तो इसमें जो एंटीबॉडी नहीं बनती है, ना तो ए होंगी एंटीबॉडी, ना तो आपका बी होंगी। यदि हम बात करें इसमें ओ ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप में आपकी दोनों ही बोथ टाइप, मतलब आपकी ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी होगी। ये इम्पॉर्टेंट है। वो ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। वो आपके ए को भी दे सकता है और बी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। फिर होता है सरफेस ऑफ द आरबीसी जो होती है, हाँ वही हम बता रहे हैं, आरबीसी के सरफेस पे आपके एंटीजन होता है। ये आपका एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है, वो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। ये सारा का सारा आपके बुक से ही है, क्योंकि बुक से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आरबीसी हो गया, आरबीसी के सरफेस पे ये पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। फिर बात कर रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप जो होता है, एंटीजन ए इन देयर रेड सेंट्रोमियर इन दे सॉरी मेम्ब्रेन। आपका जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो वही हमने बात की थी, जब ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन ए होगा, ठीक है, सेम एंटीजन होगा, क्योंकि एंटीजन आरबीसी के सरफेस होता है। मान लो आरबीसी हमारा ये है, तो आरबीसी का ही हम वो लिक्विड लेके उसका उसका उसी से हम उसका ब्लड ग्रुप पता करते हैं। मान लो ये आरबीसी लिए, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो सरफेस पे एंटीजन तो वही होगा ना उसका, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट बनेगी। ए ब्लड ग्रुप है तो बी बनेगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा। फिर ए बी ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो उसमें बोथ टाइप ऑफ एंटीजन होंगे, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होंगी। ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी उसमें नहीं होगी। फिर बात करें ओ ब्लड ग्रुप में आपके एंटीजन उल्टा है, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होंगे, ठीक है, और उसमें ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना याद कर लीजिए कि आपका ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है, उसी का उल्टा एंटीजन होगा। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों टाइप की होंगी, लेकिन एंटीजन नहीं होगा। फिर आपका है एक पर्सन ए ब्लड ग्रुप है उसका, ठीक है, तो उसका एक ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड विथ बी ग्रुप वाले के साथ, तो क्या बनता है। तो मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो बी वाले ब्लड ग्रुप को उसको हम दे नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है सीरम और द डोनर, जो डोनर का जो सीरम होता है उसकी जो एंटीबॉडी होती है, उसमें आरबीसी में क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। एग्लूटिनेशन की वजह से वो ब्लड क्लम्पिंग कर जाता है, फिर क्लम्प हो जाता है और जो कैपिलरी होती है वो ऑक्लूटेड हो जाती है, यानी उसको आगे मतलब ट्रांसफ़र नहीं करने देती है, और रेसिपिएंट में जो उसको ब्लड को रिसीव करता है, इसी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो जाती है, जो रिसीवर रिसीव कर रहा है ब्लड ग्रुप उसके कैपिलरीज में, इसीलिए उसको ये ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाता है। उसको ए ब्लड ग्रुप होगा तो इसीलिए ए ब्लड ग्रुप दिया जाता है। फिर है कि कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कि हम ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करें। तो ये होता है, हम लेते हैं पॉशर पपेट लेते हैं, अल्कोहल एंटी सीरम ए या बी, और उसके बाद सीरम लेते हैं, टूथपिक्स लेते हैं, नेडल्स लेते हैं, और कॉटन है, स्प्रिट लैम्प लेते हैं। यदि हमको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी जो दी है इन गिवन पेयर एरे, जैसे ए और बी दिया हुआ, तो ये तुमको P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो मान लो ए और दिया है, तो इसका जो मान लो पता करना है, ए का दिया है और बी का नहीं दिया है, तो हम ए प्लस बी इक्वल टू 1 करके हम इसमें बी का एलील पता कर सकते हैं। मान लो हमको एलील पता करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, मतलब ए की दी है बी की, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, मतलब वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे उसको, E प्लस क्यू इक्वल टू 1। पी क्या है, गिवन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील होता है, क्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील क्यू की। फिर हमको पता करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एंड जीनोटाइप, मतलब डोमिनेंट की पता करना है हमको, डोमिनेंट या रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर, और ये आपका पी प्लस क्यू से बना हुआ है, P प्लस क्यू
सॉरी पी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप उसका जो पढ़ चुके हैं मैथड, तो उसको जो आप ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो जब आपको डोमिनेंट या रेसिस्टिव एलील का आपको ये उसको पता करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया पी स्क्वायर, मतलब आपको हो गया डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, या क्यू स्क्वायर मान लो हो गया आपका रेसिस्टिव एलील। यदि आपका डोमिनेंट या रेसिस्टिव एलील के बारे में पूछे, डोमिनेंट या रेसिस्टिव के बारे में, तो आपको ये पी प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यदि आपको केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील पूछ रहा है तो पी प्लस क्यू स्क्वायर 1। मान लो आपको पी दिया है और आप क्यू पूछ रहे हैं, तो पी प्लस क्यू से आप क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप डोमिनेंट का भी निकाल सकते हैं। पी दिया है तो पी स्क्वायर आप पी इंटू पी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया है। और टोटल फ्रिक्वेंसी यानी 3 जो जीनोटाइप किए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। फिर यदि हमको फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टीपल एलील, वही फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टीपल एलील यदि हमको पता करना है तो मल्टीपल में मान लो 3 दिए, तो पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। तो ये मान लो 3 फ्रिक्वेंसी दी हुई है। फिर उसके बाद हम बात कर लें, ये तो आपकी मान लो 2 एलील दी हुए हैं, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील पी इंटू क्यू इंटू आर। फिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टीपल एलील वही हुआ, तो उसका जो रेट वो आएगा इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, ये फॉर्म बाय 3 एलील एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी ये है। मान लो 3 मल्टीपल एलील दी रहती है पी क्यू आर, तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हैं। या मान लो 2 दिया है पी और क्यू दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला पूछ भी सकता है। वन मेथड दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय ह्यूमन जीनोटाइप एंड जेनेटिक काउंसलर। तो हम ह्यूमन में यदि हमको पता करना है तो उसके लिए हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, और उसके लिए पेडिग्री चार्ट होता है। ह्यूमन्स में यदि हमको पता करना है उसकी मतलब पता करना है कि उसके जेनेटिक्स के बारे में, तो उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं और उसी से हम उसको पता करते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, और जो आपके अपडेटिव बेस पे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड यदि आपको ये वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए क्वेश्चन में हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।